हेलो दोस्तों, आज हमने ये यूपी टेट से रिलेटेड भारतीय संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक लिया हुआ है। ये 10 क्वेश्चन है। ये यूपी टेट या सुपर टेट हर एग्जाम में भारतीय संविधान से ही अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है हर बार कि ये पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भारतीय संविधान से। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। चलिए इसको देखिए, 10 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और आप देखिए आपका स्कोर कैसा बनता है, आपकी तैयारी किस तरह की हुई है, आप किस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है। आपकी थोड़ी सफलता में थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाए। ये क्वेश्चन करिए और देखिए आपको क्वेश्चन ये कैसा लगता है। तो इसमें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो शून्यकाल ये यूपी टेट के एग्जाम में हर बार के हर वनडे एग्जाम में हर एग्जाम में ये पूछता है शून्यकाल क्या है, या तो पूछता है शून्यकाल किस देश से लिया गया है। तो अगर शून्यकाल की बात करें तो ये अमेरिका पूछ रहा है, अमेरिका से है कि जापान है कि ब्रिटेन है कि भारत है। तो आप ये शून्यकाल अपने देश में पहले भारतीय संविधान में नहीं था, ये अब जोड़ दिया गया है शून्यकाल। तो ये शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ये शून्यकाल लिया गया है अपने ही यहाँ से, ये भारत से लिया गया है शून्यकाल। तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संहिता कब से प्रभावी हुआ? भारतीय संविधान संहिता कब से प्रभावी हुआ? तो क्या 26 जनवरी सन 2001 से कि 15 अगस्त सन 2002 से, 26 जनवरी सन 2002 से, 26 जनवरी सन 2003 से। तो भारतीय ध्वज संहिता ये प्रभावी हुआ है 26 जनवरी सन 2002 से। इसका सही आंसर है 26 जनवरी सन 2002। ये क्वेश्चन करिए, बड़ी ही इजी क्वेश्चन है। हर बार के ये हर एग्जाम में क्वेश्चन संविधान से अगर बनते हैं तो एक जो क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि जन गण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? जन गण मन जो मन है हिंदी संस्करण को संविधान में कब ये राष्ट्रगान के रूप में अपनाई है, ये पूछ रहा है। तो क्या 24 जनवरी 1950 की 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो आपको क्या लगता है कि अपना अपनाया गया होगा? हिंदी संस्कृत जनगण मन आया तो था, शायद पहले ये बांग्ला भाषा में आया था और इसका हिंदी संस्करण भारतीय संविधान में अपने यहाँ तो हिंदी चलती है, तो इसका हिंदी संस्करण जो है ये 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण के रूप में ये अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति आप किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, चाहे टेट की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो राष्ट्रपति को पढ़ के जरूर जाइएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, टेट का तो हमें लगता है यही हमने भी पढ़ा हुआ था, राष्ट्रपति को पढ़ के गई थी। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसी सबको 5-6 टॉपिक थे। मैंने राज्य में राज्यपाल पढ़ा था और ऐसे ही मैंने पढ़ के दिया हुआ था। तो 3-4 क्वेश्चन हमको भी मिले थे, मेरे सही थे, संविधान के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गए थे। लेकिन मैं सलाह यही दूंगी राष्ट्रपति को जरूर अवश्य आप पढ़ के जाइए, क्योंकि उनसे राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, राष्ट्रपति पर के शासन, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रादेश, मतलब जिनके जो महाभियोग लगाए गए इस सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन अक्सर बन ही जाते हैं। मैंने जब दिया हुआ था तो पूछा था यूपी टेट सन 2019 में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बहुत लोगों का ये गलत हो गया था। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वही राज्यपाल का भी, राज्य में राज्यपाल का भी कार्यकाल का समय कब से ये राज्यपाल बन सकते हैं ये पूछा था। तो उसमें दिया था 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो
इसमें 25 वर्ष तो प्रधानमंत्री का होता है कि ये 25 वर्ष होगी तो उनका बन सकते हैं। ऐसे ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछा था। और इसमें देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में पूछ रहा है। तो क्या अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 56 से अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद, तीसरा आंसर अनुच्छेद 56 से अनुच्छेद 61। अनुच्छेद महाराष्ट्रपति को महाभियोग लगेगा, ये इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। तो इसी में था, इसलिए तीसरा ऑप्शन जिसका सही होगा अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। उद्देशिका उद्देशिका की बात कर रहा है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की है। क्या ये कुंजी है? उच्चतम न्यायालय ने किस बात से सहमति कब ये प्रकट की थी, ये पूछ रहा है। क्या बेरुबारी मामले में से ये सहमति आई, कि केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले से आई, कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले से आई, कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले से? ये उच्चतम न्यायालय ने इसको सहमति कब दी? तो इसकी सहमति उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये बेरुबारी मामले में ये भारत उच्चतम न्यायालय ने सहमति दी थी। इसका सही आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, कि इसका है कि 84वें संविधान संशोधन, की 50वें के संविधान संशोधन। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये यूपी टेट के एग्जाम में जब मैं सन 2019 में दिया हुआ था, ये पूछा हुआ उसमें क्वेश्चन था कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को शिक्षा का अवसर देना चाहिए, 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका मेरा ये क्वेश्चन सही भी हुआ था। इसका सही आंसर है दूसरा इसका सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन। इसको याद कर लीजिए, अक्सर ये एग्जाम में पूछा, यूपी टेट सन 2019 के एग्जाम में पेपर में पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, 86वां संविधान संशोधन था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? कौन सा शब्द पूछ रहा है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संघीय, प्रजातांत्रिक। तो धर्मनिरपेक्ष, हम भारतीय धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, इस संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें है ये, लेकिन संघीय शब्द नहीं है। तो यही इसका सही आंसर होगा तीसरा। धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी तो एक पार्ट ही है, प्रजातांत्रिक तो उसका एक उस पर लेख लिखा गया है, तो ये संघी नहीं होगा, संघी नहीं है। भारतीय संविधान के में यह शब्द जो है संघी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी थी? और ये राष्ट्रीय आय व्यय की बात कर रहा है। आय क्या योजना आयोग नहीं करती आय व्यय की गणना। क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? हाँ, ये लग रहा है। वित्त मंत्रालय सब नहीं करती, वित्त अपने का ब्यौरा रखती है, राष्ट्रीय आय की गणना नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सिर्फ पैसे का स्टोरेज उसमें होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका होगा CSO, इसका हाफ फॉर्म, इसका सही आंसर होगा दूसरा। ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO होती है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। हर बार के एग्जाम में पेपर ऑप्शन आता है, ये पेपर में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? CSO जान लीजिए, CSO करती है। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 9वां। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और इसका प्रयोग दंडनीय अपराध? पहले छुआछूत बहुत था, पहले जो पिछड़े वर्ग के लोग हुआ करते थे वो आगे अपना हमने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे
पेट में वो जो मटकी होती है बांधते थे, पीछे जो झाड़ू बांधते थे, आगे पानी गिरता रहता, जब वो चलते थे उनके पैर का निशान भी नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की छुआछूत था कि उन लोगों को इतना पिछड़ा समझा जाता था कि वो लोग झाड़ू पैर आगे चलते थे तो पीछे झाड़ू लगाते हुए चलते थे, तो वैसे बांधे रहते थे कमर में, जैसे झाड़ू उनके पैर का निशान न पड़े और श्रवण वर्ग उस पे पैर न रखे। इस प्रकार का छुआछूत था। ये छुआछूत अच्छा नहीं होता है। ये अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद आप 17 पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 15, 17, 18, 16, तो अनुच्छेद का सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 आप पढ़ेंगे। तो इसमें अस्पृश्यता का अंत की छुआछूत एक अच्छा चीज नहीं होता है। इतना पिछड़ा मनुष्य सब है और सबके अंदर वही ब्लड है, तो इतना छुआछूत ठीक नहीं है। तो इसमें आप भारतीय संविधान 17 में जाएंगे अनुच्छेद में, इसके बारे में अस्पृश्यता का इस पे अंत हुआ है, इस कैसे से हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि कौन सा है। 10वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद मतलब 19 दो एक अनुच्छेद है 19, उसमें 1 है 2 है 3 में 6 टाइप के वो हैं। इसमें वाक्य संबंधी विचार रखे गए हैं कि मनुष्य को अपनी बात रखने का, कहने का सबको अधिकार, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार, बोलने का अधिकार है। ये 19 में है। अब किस तरह का अधिकार है 19 में? 6 बार प्रावधान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके तहत लगाने हेतु वैध। अब इसमें लेकिन एक क्वेश्चन अलग है। 19(2) के तहत वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं है। राज्य की सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो इसका सही आंसर होगा वैध आधार नहीं पूछ रहा है, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसका तीसरा आंसर सबसे सही होगा। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन ही समझ में आए होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे। ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे आप जूनियर टेट की बात करें, चाहे जूनियर प्राइमरी की टेट की बात करें, चाहे जूनियर टेट की बात करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाइए, मैंने बहुत भी एग्जाम मैंने भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसी तरह का ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही जिससे क्वेश्चन पूछता है। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए, नोट्स बना लीजिए, चाहे आपको वैसे भी पढ़िए, आपको याद हो जाए। जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।